मित्रों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज कलाम एकेडमी सीकर ने लेवल फर्स्ट और लेवल टू का पेपर उसका आयोजन किया है। और मैं बात करता हूं जो लेवल फर्स्ट है उसके सबसे पहले 30 जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन की थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। और उसके साथ जो 30 क्वेश्चन है मेरी कोशिश रहेगी सभी 30 से 30 क्वेश्चन है उसका ऑथेंटिक रूप से उनका एक्सप्लेन हो। तो पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानगी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे अ विभेदन अधिगम, ब शाब्दिक साहचर्य अधिगम, स उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और द यहाँ पे समस्या समाधान अधिगम। तो रॉबर्ट जो गेने है उसका जो बात की जा रही है कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। यानी जो दूसरा चरण है, पहला जो संकेत अधिगम और दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तो उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे अ रक्षात्मक तंत्र, ब मनोलैंगिक विकास, स थॉनेटोस और द यहाँ पे प्रतिरूप। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको पता है कि जो रक्षात्मक तंत्र है डिफेंस मैकेनिज्म, मनोलैंगिक विकास ये भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है, थैनेटोस भी इससे संबंधित है, लेकिन जो प्रतिरूप है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। प्रतिरूप है आर्किटाइप, जिसको अपन कह सकते हैं आद्य प्रारूप, ये युंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? युंग से संबंधित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए? ए ऑप्शन है आपके सामने 45 घंटे प्रति पखवाड़ा, बी है यहाँ पे 45 घंटे प्रति सप्ताह, सी है 45 घंटे प्रति सप्ताह है जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है, और डी है यहाँ पे 50 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत शिक्षक की तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा इसका जो सही आंसर है वह है 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, शेषावस्था की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, तो आपको बताइए बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात की जा रही विशेषता नहीं है कि नैतिकता का होना, सी है यहाँ पे दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, ये भी कथन सही है। तो इसमें कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? बालक का नैतिक होना शेषावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है बच्चे को उनकी है यहाँ पे बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, तो ये भी कथन सही है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही कौन सा सही नहीं होना चाहिए? बी है यहाँ पे यह सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछने व उसकी जिज्ञासा को पोषण करने में सक्षम हो, तो ये भी सही है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, और डी ऑप्शन है यहाँ पे बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाना, यह अपन कह सकते हैं ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना, तो ये भी सही है। तो इसमें बात की जा रही कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है सी, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, ये उसका प्राथमिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो बाकी ये जो सभी है वो इसके प्राथमिक लक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूरे पेपर की अगर बात करें तो जो पूरा पेपर है उसका लेवल अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, अपन कह सकते हैं एक अच्छा एवरेज पेपर है। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। लगभग आप प्रश्न देख रहे हो सभी में क्या है, नहीं है नहीं है, ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों में काफ़ी अपन को समझ का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे है कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें ए, इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही है।
बी है यहाँ पे समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है। सी है यहाँ पे समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है तथा उसका मूल्यांकन किया जाता है। बी एवं सी ऑप्शन है। और डी है इसमें समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके लिए कंफ्यूजन करने वाले हैं। तो इसमें समस्या का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है। तो देखिए मेरे अनुभव अनुसार अगर इसमें बात करें तो इसमें हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, ये जो कथन है वो यहाँ पे गलत है। और दूसरा जो उसकी बात करें समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है व उसका मूल्यांकन किया जाता है। देखिए मूल्यांकन तो किया जाता है लेकिन इसको हल को अभ्यास में लाया जाना यानी अपन कह सकते हैं इसको सामान्यीकरण करना। जबकि आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण का जो क्या है इसमें अभाव देखने को मिलता है। तो मेरे अनुसार तो ये जो दूसरा सी ऑप्शन है वो भी इस कथन के हिसाब से गलत लग रहा है। तो बाकी देखते हैं वो क्या करवाते हैं। बाकी इसमें जो बी और सी है दोनों कथन ही मेरे अनुसार इसमें गलत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें जो है समय कम लगता है ना कि अधिक लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। सीखने के प्रतिफल से तात्पर्य है। सीखने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? देखिए पढ़ने में अपन को हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन अगर इसकी जो मुख्य बात अगर आपको पता है तो इसमें गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ए ऑप्शन है आपके सामने निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। बी ऑप्शन है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करना। ठीक है। सी है आपके सामने बच्चों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। और डी है बच्चों की कक्षाोन्नति के लिए आकलन। तो दोस्तों इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वह है निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना। देखिए निश्चित मानदंड अपन को पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव फील होता है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो भी हर कक्षा जो होती है उसके जो मानदंड है उसमें सबसे पहले ही स्थापित कर दिए जाते हैं कि एक दूसरी कक्षा का जो बालक है उसमें यह टॉपिक पढ़ाने के बाद में या ये जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बालक में क्या व्यवहार में परिवर्तन आ जाना चाहिए, तो वो पहले से मानदंड निर्धारित होते हैं। तो यानी निश्चित मानदंड के अनुसार बच्चे ने जो कुछ सीखा है यानी क्या सीखा, सिखाने के बाद में उसने कितना सीखा, इस बात का आकलन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है? तो ये देखिए यहाँ पर भी नहीं किया है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो उसने त्रिचापीय सिद्धांत दिया जिसको अपन त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत की बात करें तो उसने घटकीय बुद्धि भी प्रकार बताया, संदर्भिक बुद्धि का भी एक प्रकार बताया, अनुभवजन्य बुद्धि का भी एक प्रकार बताया, लेकिन भाव प्रबोधन बुद्धि का प्रकार नहीं बताया। तो ये भाव प्रबोधन जो बुद्धि है अराउजल इंटेलिजेंस वो किसने बताया? आपको शायद पता नहीं, लेकिन ये जो है भाव प्रबोधन वो जेपी दास ने बताया है। भाव प्रबोधन जो बुद्धि है वो जो यहाँ पे एक इसका जो संप्रति दे रखा वो किसका है? जेपी दास का। तो ये इसने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए बुद्धि के विषय में असत्य कथन है। देखिए फिर यहाँ पे वही नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे सभी में नहीं है असत्य कथन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने बुद्धिमान व्यक्ति के ए ऑप्शन है यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है, ये बात तो सही है, लेकिन बात आगे क्या की जा रही है उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। तो पहला जो ऑप्शन है वही अपने ख्याल से काफ़ी अपन को गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे और देख लेते हैं। फिर है बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता, बिल्कुल सही है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। फिर डी है बुद्धि अच्छा निर्णय करने, अच्छा बोध करने व अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता, तो ये भी एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो गया? इसमें जो है यहाँ पे अपन बात करेंगे ये जो है बुद्धि के विषय में असत्य कथन है। बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है, सही है, परंतु यहाँ जो आगे जो वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे गलत दे रखा है, यानी इसके आधार पर तो वो समस्याओं का समाधान करने में या परिमार्जन करने में समर्थ रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, बीने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू व पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया? आपके सामने ऑप्शन है उदय शंकर, नहीं, CH राइस, MC जोशी, सी, डी SM मोहसिन। तो इसका जो सही आंसर है CH राइस है। उन्होंने जो बीने का बनाया गया जो बुद्धि परीक्षण था इसको पंजाबी और उर्दू भाषा में मानकीकृत करने का इनको क्रेडिट जाता है CH राइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ क्योंकि मुझे यह अधिक पसंद है। देखिए, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ, क्यों? क्योंकि यह स्वयं की इच्छा से जुड़ा हुआ, यह मुझे पसंद है। इसके लिए अपने अध्ययन में व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ, यानी व्यक्ति की स्वयं की इच्छाओं से इतना जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति अपनी जो दैनिक आवश्यकता उसमें से समय निकाल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अपन देखते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, ए आंतरिक अभिप्रेरणा, बी उपलब्धि अभिप्रेरणा, सी बाह्य अभिप्रेरणा और डी है अनुमोदन अभिप्रेरणा। तो स्टूडेंट इन दोनों में ऑप्शन में जो कंफ्यूज हो सकते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। लेकिन यहाँ पे उपलब्धि अभिप्रेरणा वो मैक्लेलैंड की है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की खुद की इच्छा वो से संबंध की बात की जाए तो वहाँ पे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा की बात होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंतरिक इच्छा की बात की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन है, यानी निम्न में से कौन सी 3 कथन गलत है और एक कथन सही है? देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन है। तो व्यक्तित्व क्या है? आपको पता है, एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? एक गत्यात्मक संगठन है। किसने कहा पता आपको? ऑलपोर्ट ने। तो ये कथन क्या है? गलत है। लेकिन यहाँ पे सत्य कथन की बात की जा रही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य। बी है आपके, व्यक्तित्व पूर्णतः मानसिक पक्ष को समावित किए गए। लेकिन व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व अपन कह सकते हैं मनोशारीरिक है। मनोशारीरिक यानी जिसमें आंतरिक एवं बाह्य यानी मानसिक और शारीरिक पक्ष दोनों ही सम्मिलित। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो केवल और केवल मानसिक पक्ष की बात कर रहा है, तो ये कथन भी यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन है आपके सामने, व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है यहाँ पे? एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यह कथन भी गलत है, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व समय की विमा पर स्थिर होता है या संगत होता है समय की विमा पर। यानी अपन कह सकते हैं, जो व्यक्ति ईमानदार है उसको 10 परिस्थितियों में अगर उसका गुण देखना चाहेंगे तो उसके व्यवहार में क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे संगतता देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे व्यवहार में असंगत होता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत हो गया। तो अब आपके सामने एक ऑप्शन बचा है, ठीक है, और वो है ये, व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग से यथार्थ अपूर्व होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यूनिक अपन कह सकते हैं ये, द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ ए पर्सन आर यूनिक इन ए एनवायरमेंट। तो व्यक्तित्व में जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है यूनिक होता है, उसके जो विचार है वो भी यूनिक होते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रूनर के सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ है, बात है यहाँ पे ज्ञान की संरचना का अर्थ है। अगर यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है, सीखने वाले के मन में उपलब्ध ज्ञान की संरचना, बी है यहाँ पे आइकोनिक इनेक्टिव सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप, ठीक है, और सी है यहाँ पे समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना, और डी है यहाँ पे ज्ञान की परंपरा के साथ संबंध प्रतिमाएं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक मिनट वापिस इसमें बात करें, तो यहाँ पे देखिए बात किसकी की जा रही है? ज्ञान की संरचना के अर्थ की बात की जाए। हालांकि एक बात ये भी है कि आइकोनिक इनेक्टिव और सिंबॉलिक जो ज्ञान का स्वरूप है, ठीक है, वो कैसा है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूज की स्थिति में हो रहे हैं कि समझ की सहायता है तो ज्ञान की संरचना, ब्रूनर ने ज्ञान की संरचना है उसकी भी बात की है। तो उसने कहा है ब्रूनर ने कि बालकों को ज्ञान की जो मूल संरचना है उससे अवगत कराना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी ये भी बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे अर्थ के अनुसार अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे सही कथन हो रहा है। लेकिन बात की जा रही है इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबलिक, ये भी है, और इसने ब्रूनर ने प्रकार बताई। लेकिन यहाँ पे प्रकार की अगर बात की जाती है, यहाँ पे अगर प्रकार की बात की जाती है तो हम ये करते बी, लेकिन यहाँ पे ज्ञान की संरचना की अर्थ की बात की जा रही है। तो मेरे अनुसार इसमें समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना, यानी ज्ञान की संरचना से बालकों को अवगत कराए। तो यहाँ पे हो सकता है इनेक्टिव, अगर प्रकार के आधार में अगर इसको ले लिया जाता है तो इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबलिक, यानी अपन कह सकते हैं जो 3 प्रकार बताए थे इसने, ठीक है। दृश्य प्रतिमा विधि सबसे पहली जो विधि थी, अपन कह सकते हैं प्रतिक्रिया, सेकंड जो थी सक्रिय प्रतिक्रिया, पहली जो सक्रिय प्रतिक्रिया, और सेकंड थी दृश्य प्रतिमा, और थर्ड थी यहाँ पे सांकेतिक विधि। इसी को अपन क्रम से अपन बात करें तो इसको अपन कह सकते हैं इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबलिक। तो यहाँ पे ये भी ब्रूनर की है, लेकिन बात यहाँ पे अर्थ की बात की जा रही है। तो मेरे अनुसार यहाँ पे समझ की सहायता है तो ज्ञान की मूल संरचना से बालकों को अवगत कराना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आइजेंक
जे आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किसको समाविष्ट नहीं करता है? तो यहाँ पे आपके सामने है बहिर्मुख। देखिए बहिर्मुखी जो है युंग का हो जाता है, इसकी जगह बहिर्मुखता अगर होता है तो वो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो ठीक दे रखी है, अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहिर्मुखता है वो भी इसने शामिल किया है, ठीक है। मनस्तापिता, आपको पता है कि उसने जो 3 प्रकार बताए थे, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, ठीक है, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, दूसरा है बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, और तीसरा बताया था उसने मनोविक्षिप्तता, ठीक है। तो ये जो तीसरा प्रकार है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे दिया गया है, और जो मनस्तापिता ये भी है, तो इसमें समाविष्ट नहीं करता है जो निश्चल है, ओपनलेस, यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पे इसका अर्थ है अनुभवों के लिए खुलापन। तो अनुभवों के लिए जो खुलापन की जो बात है वो किसने की है? पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे ने। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसमें जो क्या हो गया सही, अपन कह सकते हैं यहाँ पे निश्चल है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में डी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से है? किसका संबंध युक्तिकरण से है? आपके सामने ऑप्शन है ए, स्वयं में जनित इच्छाओं का दूसरे पर गुणारोपण। आपको बताइए क्या कहलाएगा? ये प्रक्षेपण हो जाएगा। लेकिन बात किसकी की जा रही है? युक्तिकरण की। वह है यहाँ पे घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं, तो ये कोई युक्ति नहीं है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। सी है यहाँ पे अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य, स्वीकार्य कारण देना, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? तार्किक कारण। यहाँ पे अगर तार्किक कारण की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट युक्तिकरण होगा। और डी है यहाँ पे तनाव का पुनर्निर्देशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सही आंसर अस्वीकार्य विचार के लिए स्वीकार्य कारण या तार्किक कारण प्रस्तुत करना, वो युक्तिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। जटिलता पसंद, बिल्कुल, जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसको बात की जा रही, कौन सी नहीं हो सकती? जटिलता पसंद है, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, यानी ये लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। सी है यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा रखने वाले, बिल्कुल ये भी इनकी विशेषता है। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम ऑप्शन है, नियमों का सदैव पालन करने वाला, यानी अपन कह सकते हैं ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा नहीं होती है, ठीक है। अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पे गैर परंपरागत सोच होती है। इनकी सोच कैसी होती है? गैर परंपरागत सोच, ठीक है, या गैर रूढ़िवादी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? तो देखिए अधिगम अंतरण की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए है क्षैतिज अंतरण, बी है ऊर्ध्व अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण, और डी है यहाँ पे शून्य अंतरण। तो यहाँ पे देखिए अगर एग्जैक्ट इस प्रश्न के अनुसार अगर बात करें तो इसका जो अंतरण होता है वो होता है अनुक्रमिक अंतरण। वीडियो भी दे रखा है इसके अंतर्गत। अधिगम अंतरण के जो क्षैतिज पार्श्विक ऊर्ध्व सभी प्रकार के जो है बहुत ही सरल भाषा में वीडियो में भी एक्सप्लेन किए गए, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर अनुक्रमिक अंतरण नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे अपन किसको करेंगे? एग्जैक्ट अगर प्रश्न की भाषा के अनुसार बात करें तो अनुक्रमिक अंतरण होता है जिसको अपन कह सकते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर अनुक्रमिक अंतरण नहीं दिया गया है तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्षैतिज अंतरण। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो क्षैतिज अंतरण है, क्षैतिज अंतरण इसी के 2 भाग चलते हैं। कौन कौन से? एक तो पार्श्विक अंतरण और एक दूसरा है यहाँ पे अनुक्रमिक अंतरण। तो यानी अपन कह सकते हैं पार्श्विक अंतरण नहीं दिया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, या अनुक्रमिक अंतरण, जहाँ पे ये दोनों नहीं मिले तो वैसी स्थिति में आपको क्षैतिज अंतरण करोगे तो भी वो बिल्कुल सही होगा। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? ये क्षैतिज अंतरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। सभी बालक सभी स्तरों पर समान नहीं होते, अपन कह सकते हैं सभी बालक विलक्षण होते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। अध्यापक को मदद करता है किसमें? कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में। बी है आपके सामने छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में। सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। और डी है कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो सभी चीज़ें सम्मिलित हो रही है शिक्षण और अधिगम के अंतर्गत, चाहे वो उसके अनुशासन बनाए रखना हो या अन्य सब चीज़ें। तो सबसे जो व्यापक शब्द की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ज़्यादा समय को व्यतीत किए बिना अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बालक के विकास। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की,
बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन है असत्य या गलत, इनमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने यह है, परिपक्वता तक चलता है। तो क्या विकास जो है परिपक्वता तक चलता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी ये जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम में, या अपन कह सकते हैं उत्तरोत्तर जो श्रृंखला है उसी को हम विकास कहते हैं। यह जन्म पूर्व अवस्था से भी होता है, यानी गर्भधारण की अवस्था से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो गया, इसका जो कथन ये गलत हो गया, यह परिपक्वता तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सरल प्रश्न है, एकदम इजी। अपन कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन क्या है, सही है, कौन सा युग्म सही है। पावलोव यहाँ पे उत्सर्जित अनुक्रिया है, उत्सर्जित अनुक्रिया स्किनर से संबंधित है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है। तो सही कौन सा युग्म हो गया, आपके सामने ये हो गया, कोहलर का जो अंतर्दृष्टि अधिगम है वो सही हो गया। थार्डाई का आपको पता है कि ये नहीं है, ये भी गलत हो गया। पावलोव का ये भी गलत हो गया, और स्किनर का अधिगम का जो नियम है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो गया, कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है। कल परसों ही मैंने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उससे संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। आपको पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक विकार कौन कौन से होते हैं, और मनोवैज्ञानिक विकारों के जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत बात करते हैं। ADHD है, मनोवैज्ञानिक विकारों के अंतर्गत आता है। ADHD है, ऑटिज्म है, ठीक है, ये मानसिक मंदता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें मनोवैज्ञानिक विकारों में अधिगम अक्षमता, जो विशिष्ट बात अधिगम अक्षमता की गई है, तो अधिगम अक्षमता का ये बाकी वर्गीकरण नहीं है। तो अपन कह सकते हैं ये सभी गलत हो गए, ठीक है। और इसके अंतर्गत अधिगम अक्षमता का जो उदाहरण क्या हो गया, डिसलेक्सिया, चाहे वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, वो सभी अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसलेक्सिया, जिसका संबंध किससे है, पठन संबंधी विकार से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दृष्टि ओझल, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद भी मस्तिष्क से ओझल हो जाना। दोबारा पढ़ते हैं, दृष्टि के ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना, यानी कह सकते हैं जब तक वस्तु सामने है तब तक उस वस्तु का बिंब उसके मस्तिष्क में है, लेकिन जैसे ही वस्तु उसके सामने से हटी उस वस्तु का बिंब भी उसके मस्तिष्क से हट गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वह कौन सी अवस्था है, यानी अपन कह सकते हैं वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, वस्तु स्थायित्व का जो गुण है उसका अभाव, यहाँ पे बात की जा रही है अभाव की। तो देखिए प्रारंभिक जो समय है संवेदीपेशीय अवस्था, इसके अपन बात करते हैं जन्म से लेकर 18 माह, जन्म से 18 माह तक वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है, लेकिन 18 से 24 माह जो है इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें प्रदर्शित हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व के गुण के आने के साथ ही यह अवस्था का अंत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है। तो देखिए अपन बात करते हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पे ए समीपता, बी है यहाँ पे अनुकूलन एडेप्टेशन, सी है असिमिलेशन। तो वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसमें संस्कृति, भाषा, समाज, इनको क्या है केंद्र में रखा है। यानी बालक में जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है, देखिए बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसका जो समाज है, उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, इन सब चीज़ों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे जो एडेप्टेशन है, अनुकूलन हो चाहे असिमिलेशन है, वो पियाजे से संबंधित है, और जो संस्कृति और जो भाषा है वो किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कोहलबर्ग है उसने 3 अवस्थाओं की बात की थी, परंपरागत नैतिक अवस्था, सॉरी अपन बात करें पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था और आत्म अंगीकृत नैतिक अवस्था। तो पूर्व नैतिक अवस्था है तो यहाँ पे देखिए ये रहा, फिर है परंपरागत स्तर ये भी है इसमें है, और आत्म अंगीकृत नैतिक ये भी है। यहाँ पे बात फिर की जा रही है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रियात्मक स्तर, वो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो 3 स्तरों की बात की गई है उससे संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन कीजिए। चिंतन के जो भी उपकरण है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अपन कह सकते बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्रश्न को बहुत अच्छा घुमाया गया इसमें कि चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों के सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा चिंतन के उपकरण या
साधन की। अगर मैं साधन की बात करूंगा तुरंत आपका माइंड सेंटर में आ जाएगा कि यहाँ पे चिंतन के जो साधन है, चिंतन के साधनों के अंतर्गत कौन कौन से हैं? प्रतिमा बात करते हैं, प्रतीक, ठीक है, चिन्ह, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन चिंतन के साधन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शब्द ध्यान रखना कौन कौन से? सीखना नहीं है, प्रत्यक्षीकरण नहीं है, सीखना नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन आपके सामने अपने यहाँ भी अलग हो गए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वस्तुएं, संप्रत्यय और चिन्ह, प्रतीक, बिंब, भाषा, ये सभी क्या है? चिंतन के महत्वपूर्ण उपकरण है, या अपन इनको साधन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजनवेग से है? रोजनवेग ने आपको बताया, रोजनवेग जो है इन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भी एक और मनोरोग निदान के लिए भी एक परीक्षण का निर्धारण किया था, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं रोजनवेग का चित्रगत कुंठा परीक्षण भी कह सकते हैं और चित्रगत नैराश्य परीक्षण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 16 PF है वो किससे संबंधित है? केटल से संबंधित है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाए, प्रासंगिक अंतर्बोध ये भी गलत हो जाए और ये भी गलत हो जाएगा। तो रोजनवेग का संबंध किससे है? चित्रगत नैराश्य, इसको अपन कह सकते हैं कुंठा भी कह सकते हैं, इसको अपन बगनासा भी कह सकते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी हो गया। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है। बात किसकी की जा रही है? जेम्स ड्रेवर की। तो जेम्स ड्रेवर ने आपको पता है कि जो ड्रेवर हो चाहे वो मैकडूगल हो, दोनों ने दो प्रकारों में मुख्य रूप से वर्गीकरण किया था। एक तो पुनरुत्पादनात्मक, ठीक है, एक तो पुनरुत्पादनात्मक, और एक दूसरा वर्गीकरण किया था उसने उत्पादनात्मक। यहाँ पे जो उसका वर्गीकरण था उत्पादनात्मक में, उसने जो ड्रेवर है, ड्रेवर ने वर्गीकरण किया था ग्राही और सृजनात्मक में। लेकिन यहाँ पे ये जो सभी वर्गीकरण, सौंदर्य बोधि उसका वर्गीकरण, व्यवहारिक कल्पना है और सैद्धांतिक कल्पना ये भी इसका वर्गीकरण है। लेकिन जो रचनात्मक कल्पना है वो जेम्स ड्रेवर के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। रचनात्मक जो कल्पना है वो किसका है? मैकडूगल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था का समय अपन को पता होना चाहिए, लगभग अपन कह सकते हैं 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए बालक, इस अवस्था में बालक में कल्पना चिंतन का महत्व होता है, खेलने का भी काल होता है, अनुकरण द्वारा सीखने का भी काल होता है। लेकिन मौलिक बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? मौलिक तर्कना की। यहाँ पे एक मिनट, तो इसमें मैंने बताया ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अपन बात करते हैं मौलिक तर्क के उपयोग का समय, ये यहाँ पे नहीं होगा। मौलिक तर्क कौन सा है? देखिए आपको पता होना चाहिए जिसमें बालक अपने खुद के विचार प्रस्तुत कर सके। तो एक 2 से 6 वर्ष का बालक जो होता है वो तार्किक आधार पर, देखिए बात की जा रही है तर्कना के आधार पर अपने मूल विचार रखना, मौलिक तर्कना अपन इसको कह सकते हैं, मौलिक तर्क। तो ये इस अवस्था से संबंधित विशेषता नहीं है, ये अपन कह सकते हैं औपचारिक अवस्था, यानी लगभग 15 वर्ष 11 वर्ष से संबंधित ये विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एक बालक, क्वेश्चन नंबर 29, एक बालक की कॉपी में अधिक काट छांट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोभ व छोटी, अपन कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर नहीं कर पाना। तो अपन कह सकते हैं ये किससे संबंधित है? बालक निम्न में से किस अधिगम निर्गत होती है, यानी कौन सी लर्निंग डिसएबिलिटीज अपन कह सकते हैं अधिगम अक्षमता से संबंधित है। तो काट छांट करना यानी अपन कह सकते हैं लेखन से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया जो है आपको पता होना चाहिए, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी गणितीय कौशलों से संबंधित है। ऑटिज्म एक मनोवैज्ञानिक विकार है, ठीक है, ये अधिगम क्षमता से संबंधित है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो डिस्ग्राफिया है वो लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। तो और अपना जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, जो फर्स्ट लेवल का पेपर है, एक प्रतिभाशाली जो बालक है, प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य है। फिर वही कथन है यहाँ पे, कौन सा कथन? असत्य है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 120 से अधिक होती है, बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते, कौन सा कथन है? प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते। तो देखिए प्रतिभाशाली जो बालक है वो भी कुसमायोजित हो सकते हैं। फिर है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष या संवर्धन कार्य उपयोगी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य की बात की गई है, तो प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते, ये कथन क्या हो गया यहाँ पे? असत्य हो गया। प्रतिभाशाली बालकों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई जो रिसर्च ये कहते हैं कि
उच्च बुद्धि के जो लोग हैं, अपन कह सकते हैं 120 से ऊपर क्या है, उसमें सृजनात्मकता घट जाती है, सृजनात्मकता घट जाती है। तो यानी अपन कह सकते हैं उसमें समायोजन का सामना, कुसमायोजन का सामना उन्हें सबसे ज़्यादा करना पड़ता है जो प्रतिभाशाली है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालक कुसमायोजित नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो ये थे दोस्तों आज के कलाम टेस्ट जो एकेडमी उसके 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप जो कल इसकी जो अपन बात करें ऑथेंटिक जो टेस्ट है इसका जो आंसर की है आए आप ज़रूर मिलाना। मेरी जहाँ तक कोशिश है लगभग अपन कह सकते हैं लगभग 29 क्वेश्चन आपको इसमें से एग्जैक्ट सही मिल जाएंगे। 28-29 क्वेश्चन मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं। तो यही चीज़ आपको देखने होगी वैसे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो जी का उसको नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट 1-2 दिन में पर डे अपन 30-30 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन की बात करूँगा और उसके बाद में और भी क्वेश्चन की संख्या अपन बढ़ाएंगे। तो आपको कैसा अपना वीडियो लगा अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।